कुसमा समाज के एक व्यक्ति ने आज से 50 साल पहले आपके पुरखों से कर्ज लिया था 1300 रुपए। 3 बीघा जमीन भी गिरवी रखी थी कि मेरी जमीन 10 साल बाद उस जमीन को आपने लौटा दिया। ऐसा मानते हैं कि वो जमीन का भाव आज के समय में 35 लाख होता है कुछ। कोई कुशवा परिवार ने जमीन अति आवश्यक होने के कारण मेरे पिताजी पे गिरवी रखी और गिरवी क्या उस टाइम का 1300 रुपए का पूरा मूल्य ही मान के चलिए। उसके समय में सूदखोरी का समय है, कोई 5 से 10 हजार रुपए भी छोड़ता नहीं और आपने सीधे 35 लाख की प्रॉपर्टी जो है वापस लौटा दी। ये संभव है आज के समय में? आपको क्या लगता है? जीवन में 100% अपने लिए जीना कोई अच्छी बात नहीं, किसी और के लिए भी जीना चाहिए। कोई संकल्प पत्र ले लिया है कि आपके मरने के बाद आप अपनी बॉडी को भी दान करेंगे, आप अपनी आंखों को भी दान कर देंगे? ये विचार मन में कैसे आया है? एक बॉडी कम से कम 10 लोगों की जान बचा सकती है। विकलांग लोगों को, जैसे किसी का हैंड टूट गया है, हाथ टूट गया है तो जी यहाँ से पार्ट्स कट के लग जाता है। किसी का पैर है कटा हुआ है तो उसको अपन जोड़ सकते हैं। कई लोगों के हाथ दोनों कट जाते हैं तो इसको यहाँ से अपन ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। कई लोगों को अपन जीवन दान, अंग दान करने के बाद कई लोगों को जो जीवन जिएगा वो भी याद करेगा कि हाँ किसी ने मुझे जीवन दिया और हम किसी के मरने के उपरांत भी काम आए, ऐसा काम करना चाहिए। रतन ज्योति के माध्यम से मैं लोगों की आंखों का ऑपरेशन कराता रहा। 2500 के लगभग मैं ऑपरेशन करा चुका हूँ क्षेत्र में। 10,000 लोगों की आंखों का चेकअप करा चुका हूँ और करीब 2500 या 2700 के करीब में हेल्थ चेकअप स्वास्थ्य के कैंप लगवा चुका हूँ जो निःशुल्क रहे हैं, फ्री, टोटल फ्री रहे। गरीब कन्याओं की शादी भी कराते हैं, बच्चियों की भी शादी वगैरह करा देते हैं, जैसा हमसे बनता है अपने खर्चे में से निकाल के कराते रहते हैं। आप गरीब बेटी की शादी कर रहे हैं बिना किसी पद पर रह करके। तो परोपकारी भावना वाले लोगों को तो राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है इस समय। परोपकार करने के बाद वो सीधे राजनीति में आना, जो तो एक व्यापार हुआ राजनीति का जी। तो फिर राजनीति में जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर कैसे मानव सेवा, कैसे जन सेवा हो पाएगी? राजनीति में अच्छे लोग भी आएंगे और वो अच्छे लोग मेरी नज़र में हैं। जो व्यक्ति, हम आपका नाम तो अपन नहीं करेंगे, हो सकता है आप भी जानते होंगे और सुनने वाले भी समझेंगे। इस व्यक्ति में मैं उम्मीद कर रहा हूँ उसकी सोच मैच कर रही है हमसे, तभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जिस दिन मैच नहीं करेगी मैं साथ छोड़ दूंगा। आप जितनी क्षमता उनमें है कि वो मतलब किसी गरीब व्यक्ति की जमीन लौटा सकते हैं, 35 लाख की प्रॉपर्टी दे सकते हैं, गरीब बेटी की शादी कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। मौत का हाईवे को लेकर के आपके जिले में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। कई लोगों के घर उजड़ गए, ताले लगे रह गए। इस बात पर मुझे बहुत खेद है। जब मैं भिंड महंगाओं से ग्वालियर आता हूँ, लौट के जाता हूँ, तब तक घर वालों को भी चिंता रहती है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे भी। आपका जो एनजीओ चल रहा है उसको भी सम्मानित किया गया है और आपको की लिस्ट में आपके एनजीओ का भी नाम है। जी हाँ जी, तो ये बड़ा उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए भारत के इम्पैक्ट इंडिया में जो भारत के 100 एनजीओ सिलेक्ट हुए हैं उसमें एक मेरा भी एनजीओ था और उसके लिए जनक पलटा दीदी का नाम आपने सुना हो। बहुत बड़ी समाज सेविका है, पद्म भूषण से सम्मानित हैं, राष्ट्रपति जी से सम्मानित हैं। उन्होंने मुझे सम्मानित किया, इस बात का मुझे बड़ा गर्व है। क्या विधानसभा चुनाव की तरफ आगे चल के आपका डायरेक्शन जाएगा? कभी चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का आप? आपकी जन अदालत राजा भैया पाल। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज के इस पॉडकास्ट में आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ेगी जो महंगाओं विधानसभा क्षेत्र में किसी पर्चा के मोहताज नहीं है। महंगाओं विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने सामाजिक जीवन जिया है और परोपकारी भावना से एक सामाजिक जीवन में उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। कई गरीब बेटियों को कन्यादान भी किए हैं और कई हजार लोगों को उन्होंने रोशनी देने का भी काम किया है। आज हमारे साथ जुड़ेंगे हरिओम भदौरिया, आपकी जनता न्यूज के आज के हमारे खास मेहमान। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पाल जी, आपने जो मुझे मौका दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, फिर भी हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप किस गाँव से आते हैं, क्या आपका जीवन परिचय है, किस तरीके से आप लगातार जन सेवा कर रहे हैं इस समय? भिंड जिले के महंगाओं तहसील में धनौली गाँव है और मेरे पिताजी जमींदार परिवार से आते, किसान हैं, मध्यवर्गीय परिवार है, उसी परिवार से आते हैं। और मेरी जो सेवा भाव की वाली बात करना चाहें आप, तो वो मैंने किताबों को बहुत पढ़ा है। जैसे विवेकानंद जी को मैं अधिक पढ़ता हूँ। उनको देखते देखते जब अपन पुस्तकें पढ़ने लगते हैं तो पुस्तकें अपनी गुरु बन जाती हैं। जब उनको पढ़ने के बाद उनके विचार हमारे विचारों में उतरे तो हमारे यहाँ सेवा के भाव उत्पन्न हुए।
जी। तो जिस तरीके से आपके जीवन को कुछ हमने भी पढ़ा है कि बहुत संकटों से जूझा है, क्योंकि जो संकट से जूझता है वही कुछ अच्छे काम कर पाता है। तो आपके बारे में ऐसे बताया जाता है कि आपके पिता भी जो है संकट के समय में आपका साथ छूट गया। आपके भाई की शादी हुई, उसके 6 महीने बाद आपका भाई भी चल बसे, माँ भी का भी निधन हो गया। तो ये किस प्रकार की? मेरा जीवन बड़ा संघर्षमय रहा है। जब मेरी उम्र 6 साल की थी, मेरे भाई की शादी को 7 और 8 महीने हुए थे। 81 की बात है, सन 1981 की। उसके बाद भाई मेरे खत्म हो गए। अब पिता बचे, और पिताजी की हालत भाई खत्म होने के बाद ज्यादा अच्छी नहीं रही, माताजी की भी नहीं रही। जब कुछ समय बाद चलता रहा जीवन हमारा ऐसे ही। जब हमारी शादी हुई 95 में, उसके बाद जब मैं 25 साल की उम्र में करीब 2002 में पिताजी भी हमारे शांत हो गए। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और बड़ी पीड़ा और बहुत बड़ी बीमारी के जूझते हुए वो भी शांत हो गए। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, जो ऑडियंस कुछ दर्शकों को पता भी होगा, कुसमार समाज के एक व्यक्ति ने आज से 50 साल पहले आपके पुरखों से कर्ज लिया था 1300 रुपए। 50 साल बाद, और वो 1300 रुपए कर्ज के उपलक्ष्य में 3 बीघा जमीन भी गिरवी रखी थी कि मेरी जमीन गिरवी रख लो, मुझे 1300 रुपए उस समय कर्ज दे दो आप। और 50 साल बाद उस जमीन को आपने लौटा दिया। ऐसा मानते हैं कि वो जमीन का भाव आज के समय में 35 लाख होता है कुछ। क्या कहानी है इसकी? इसके पीछे की कहानी ये, कोई कुशवाहा परिवार ने जमीन अति आवश्यक का होने के कारण मेरे पिताजी पे गिरवी रखी। और गिरवी क्या, उस टाइम का 1300 रुपए का पूरा मूल्य ही मान के चलिए। पिताजी के नाम से आई, पिताजी के नाम से बनी रही। कई बार प्रयास किया कि आप अपनी जमीन उठा लो, तो कंडीशन ये रही, वो लोग जमीन उठाने में सक्षम नहीं थे और फसल वही लोग खा रहे थे। लेकिन एक बार 2000 की बात है, सन 1999 या 2000 के लगभग की बात है, पिताजी और हम गए उनके यहाँ। उनकी हालत दयनीय देखी। उनके सरबंस सिंह के लड़के थे 3, और उनमें एक दिमागी हालत भी ठीक सी नहीं थी, ऐसी हालत बहुत खराब थी। उनकी हालत देख के पिताजी ने कहा, हरिओम, इनसे खेत की छुड़ाने की कभी बात मत करना, इसी से वो पल रहे हैं, खा पी रहे हैं। उनने उस टाइम, मुझे याद है, उन्हें अपनी जेब में हाथ डाला, 200 या 300 रुपए भी दिए थे इनके लिए खर्चे के लिए। उनने ये बात कह दी। पिताजी और हम जब आए तो बातचीत हमारी रात में हुई, तो बिल्कुल ध्यान रखना, जो जब आए तब उनकी जमीन उनको छोड़ देना, पैसे की बात मत करना। 2002 में पिताजी हमारे शांत हो गए। उसके बाद चलता रहा मैटर। मैंने 2-4 बार कहा उनसे, उनका हमारा आना जाना रहा, अच्छा संपर्क रहा, लेकिन वो जमीन उठाने में सक्षम नहीं हो पाए। जब मैंने ज़्यादा प्रेशर दिया उनसे, क्या रजिस्ट्री कराइए, ये कराओ वो कराओ, तो एक दिन उनने पूछा कि चाचा इसमें कितना खर्चा आएगा। तो मैंने कहा 60,000 रुपये का खर्चा आएगा बैनामा का। तो वो किसी से 60,000 रुपये लेके हमारे यहाँ आ गए, बोले चाचा बैनामा करवा दूँ। तो मैंने कहा 60,000 रुपये आप कहाँ से ले आए? अब उस व्यक्ति का मैं नाम इस टाइम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने कि फलां व्यक्ति से लेके आए 4 रुपये सैकड़ा के हिसाब से। तो हम एकदम शॉर्ट हो गए। हमारी जो भाभी माँ के बराबर है, उनने और मेरी धर्मपत्नी ने, दोनों ने कहा, यदि इतने बड़े ब्याज पे ये रकम लेके आया है तो इसका खेत वापस करने से कोई मतलब नहीं है, आज तुम छोड़ दो, वो कल किसी और पर चला जाएगा। तो मैंने अपनी धर्मपत्नी और अपनी भाभी माँ से सलाह की कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो भाभी ने कहा तमाम खर्चे होते हैं, इसकी तुम रजिस्ट्री करा दो। हमारी धर्मपत्नी ने भी ये बात कही। तो मैंने उनको बुला के उनकी बोला कि जिससे पैसे ले आए वो पैसे तुम वापस कर दो, और मैंने बात कर ली कि आपकी रजिस्ट्री फ्री में हो जाएगी। मानिए वो कैसे, मेरी बात हो चुकी। मैं शाम को वकील को 60,000 रुपये जो अपने बच्चे की फीस के लिए रखे हुए थे वो दे के आया। दूसरे तीसरे दिन उनको बुला के मैंने रजिस्ट्री कर दी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसी हमारी विचारधारा है। उसको लौटाने के बाद मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ। इतना बड़ा आपने, आज के समय में सूदखोरी का समय है, कोई 5 से 10,000 रुपये भी छोड़ता नहीं, और आपने सीधे 35 लाख की प्रॉपर्टी जो है वापस लौटा दी। ये संभव है आज के समय में? आपको क्या लगता है? आदरणीय, ये तो सब विचारधारा पर निर्भर करता है व्यक्ति की। जैसी सोच, जैसा विचार, अगर आप बड़े विचार के धनी हैं तो सब कुछ सोच सकते हो। जीवन में 100% अपने लिए जीना कोई अच्छी बात नहीं है। 10 या 20% अगर मनुष्य का जन्म लिया है तो 10 या 20% किसी और के लिए भी जीना चाहिए। अगर अपने लिए 100% जीवन जिया
तो पशु योनियों में इसको मानेंगे। हम पशु योनियों में नहीं जीना चाहते। जी। इसके अलावा आपने लगभग 2,500 से 3,000 लोगों को आपने रोशनी भी दी है, कहीं ना कहीं रतन ज्योति कहते हैं हॉस्पिटल से नेत्रालय के माध्यम से। हाँ, तो क्या है उसमें, क्या क्या कुछ किया है आपने? मैं स्वास्थ्य पे ज्यादा काम करता हूँ। मेरे दिमाग में एक बात रहती है कि गांव में जो वृद्ध लोग हैं उनकी रोशनी नहीं रहती, बच्चे कहीं बाहर चले जाते हैं प्राइवेट नौकरी पे, वयोवृद्ध लोग जो माँ बाप को छोड़ जाते हैं, जब उनको रोशनी ठीक से नहीं होती तो खाना बनाने में, खाने में, सारी चीजों में दिक्कत आती है। बच्चे भी जब बहुओं को लेकर बाहर चले जाते तो माँ बाप की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने इस पे विशेष फोकस किया। रतन ज्योति के माध्यम से मैं लोगों की आंखों का ऑपरेशन कराता रहा। 2,500 के लगभग मैं ऑपरेशन करा चुका हूँ क्षेत्र में, 10,000 लोगों को आंखों का चेकअप करा चुका हूँ, और करीब 2,500 या 2,700 के करीब में हेल्थ चेकअप स्वास्थ्य के कैंप लगवा चुका हूँ, जो निःशुल्क रहे हैं, फ्री, टोटल फ्री रहे। ये रहा मेरा। तो आगे भी आप कराएंगे यदि कोई व्यक्ति आपसे संपर्क में आना चाहे? जी बिल्कुल, बिल्कुल कराएंगे। ईश्वर की अगर कृपा बनी रही, मैं ज्यादा सक्षम तो है नहीं, ना मैंने आज तक किसी से फंड लिया, ना किसी से चंदा लिया। मैं तो अपनी जो मध्यवर्गीय में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी में से कुछ पैसे बचा के अपना कार्य करता रहता हूँ और लोगों का कराऊंगा। आपके बारे में हमको ये जानकारी और भी प्राप्त हुई है कि आपने ऐसा कोई संकल्प पत्र ले लिया है कि आपके मरने के बाद आप अपनी बॉडी को भी दान करेंगे, आप अपनी आंखों को भी दान कर देंगे। ये विचार मन में कैसे आया? इस संकल्प में क्या कुछ है? जी आदरणीय, आपने बिल्कुल बहुत सही सुना है, सटीक सुना है। हमारे पूज्य गुरुदेव रमेश चंद जी, जो द्वितीय पुण्यतिथि अभी उनकी हो चुकी है, वो हमारे कक्षा 6 से लेके 8 तक उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो हमारी इस शरीर देह के ऊपर उनकी काफी चर्चा होती रहती थी। तो मैंने कहा गुरुदेव क्यों ना अपन देह दान का संकल्प बरतें। उन्होंने सलाह दी, बहुत अच्छे रहे। लेकिन अभी जो 10 दिसंबर को उनकी द्वितीय पुण्यतिथि थी, वो शांत हो गए। शांत होने के बाद उनको देहदान उनका मेडिकल कॉलेज में सब भेज दिया गया। उसी टाइम मेरा संकल्प पत्र भी भरा गया। मैंने भी अपना नेत्रदान और देहदान का संकल्प कर चुका हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इस ये देह का अपना बॉडी का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि इसे हम डिस्पोज, यानी कैसे भी इस बॉडी को नष्ट करना होता है। या तो मैं जलाऊं, या गड्ढे में खोद के गाड़ूं, या जल क्रिया करूं। इसका उद्देश्य सिर्फ समाप्त करना होता है। लेकिन इससे मुझे मालूम है, इस देह से ऑर्गन्स जो निकलते हैं, उससे एक बॉडी कम से कम 10 लोगों की जान बचा सकती है। लीवर है, किडनी है, हार्ट है, त्वचा है, और ये बहुत कुछ है जो अपने नेत्रदान है। 2 लोगों को तो आंखों की रोशनी मिल ही जाएगी, ऐसा मेरा विचार है। दूसरे, अपनी बॉडी पे सीखने के लिए बड़े अच्छे डॉक्टर्स जो आते हैं, वो अपनी बॉडी पे जब प्रैक्टिकल करेंगे, बॉडी की कमी है इस टाइम, देह की बहुत कमी है, लोग दान करना नहीं चाहते क्योंकि जागरूकता की कमी है। इस पे जब लोग सीखते हैं तो देश में अच्छे डॉक्टर्स निकलेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमारा नाम हो कि मैंने बॉडी दान की, हम तो चले ही जाए, मुझे क्या करना है। इस देश का नाम विदेशों में हो कि इंडिया में बड़े, भारत में बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, ऐसी मेरी विचारधारा है। जी। लीवर है, वो काफी 24 घंटे से ज्यादा रहता है। किडनी है, वो भी 24 या 36 घंटे रहती है बॉडी के। और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं चेस्ट में। और विकलांग लोगों को, जैसे किसी का हैंड टूट गया है, हाथ टूट गया, तो ये यहाँ से पार्ट्स कट के लग जाता है। किसी का पैर है कटा हुआ है तो उसको अपन जोड़ सकते हैं। कई लोगों के हाथ दोनों कट जाते तो इसको यहाँ से अपन ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। कई लोगों को अपन जीवन दान, अंग दान करने के बाद कई लोगों को जो जीवन जिएगा वो भी याद करेगा कि हाँ, किसी ने मुझे जीवन दिया, और एक हम किसी के मरने के उपरांत भी काम आए, ऐसा काम करना चाहिए हमें। जी, इतने अच्छे विचार, इतने अच्छा परोपकारी सेवा करने का भाव आपके मन में आया। इसके साथ साथ आपके मन में, आपके बारे में हमने और भी पढ़ा है और भी जाना है कि आप गरीब कन्याओं की शादी भी कराते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हमें लगा कि जहाँ शादी में ज़्यादा दिक्कत आती है तो लोगों को मैंने शादी कराई। और कोरोना काल में काफ़ी लोगों को दिक्कत रही, तो उस टाइम कुछ मजदूर वगैरह थे, उनको भी जो हमसे बन सकता था वो मैंने किया। गरीब बच्चियों की भी शादी वगैरह करा देते, जैसा हमसे बनता है अपने खर्चे में से निकाल के कराते रहते हैं। ये आपने सही सुना है साहब जी। और इसके अलावा अभी हाल ही में आपका जो NGO चल रहा है उसको भी सम्मानित किया गया है, और आपको लगभग 100 NGO
का सिलेक्शन हुए हैं संपूर्ण भारत में, उस 100 की लिस्ट में आपके एनजीओ का भी नाम है। जी हाँ जी, तो ये बड़ा उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए भारत के इम्पैक्ट इंडिया में जो भारत के 100 एनजीओ सिलेक्ट हुए हैं उसमें एक मेरा भी एनजीओ था। और उसके लिए जनक पलटा दीदी का नाम आपने सुना, वो बहुत बड़ी समाज सेविका है, पद्म भूषण से सम्मानित हैं, राष्ट्रपति जी से सम्मानित हैं। वो हमेशा देश के ट्राइबल एरिया में आदिवासी समाज के बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए जीवन जीती हैं। उन्होंने मुझे सम्मानित किया, इस बात का मुझे बड़ा गर्व है और हमारे इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि इस लायक मुझे चुना। जी, तो आगे आपके मन में क्या कुछ करने का संकल्प है, क्या भावना है आपकी, क्या कुछ करना चाहते हैं जीवन में आप? जीवन में मैं यही चाहता हूँ कि मेरी समाज सेवा जारी रहे और समाज सेवा में मेरे कुछ मित्र हैं विशेष जो बड़े विचारणी हैं। उनसे जब कोई समस्या होती है तो मैं उनसे सलाह करता हूँ, उन्हीं के माध्यम से हम सलाह सूत करके काम करते हैं। और इसमें हमारे मित्रों की बहुत बड़ी प्रेरणा है और आगे चल के उनके सहयोग से जितना हम पे हो रहा है मैं कर रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ कि यह पीढ़ी हमारे निरंतर हमसे पीछे, हमारे बच्चे, हमारे भतीजे, हमारे सहयोगी और जो भी साथ जुड़े, इसको निरंतर इस कार्य को चलाते रहें, ऐसी मेरी इच्छा है। जी, हर किसी न किसी जो जन सेवक होते हैं कहीं ना कहीं उनका एक दिखाई देता है कि वो कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप भी जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं भिंड में, तो क्या विधानसभा चुनाव की तरफ आगे चल के आपका डायरेक्शन जाएगा? कभी चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का आप? जी नहीं, चुनाव का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। रही बात पुराने टाइम से कांग्रेस में जुड़े होने के कारण संगठन की मैं राजनीति करता हूँ, लेकिन मुझे वो भी अब इंटरेस्ट नहीं रहा है। लेकिन मैं चुनाव लड़ने के कोई मूड में नहीं हूँ और ना मैं चुनाव लड़ूंगा। जो समाज सेवा का भाव आपके मन में है कि आप गरीब बेटी की शादी कर रहे हैं बिना किसी पद पर रह करके, आप आंखों को दान करेंगे, देह को दान करेंगे, और आपने जिस तरीके से जो प्रॉपर्टी लौटाई, लगभग 35 लाख की प्रॉपर्टी उस किसान को वापस की आपने, ये परोपकारी भावना वाले लोगों को तो राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है इस समय। परोपकार करने के बाद वो सीधे राजनीति में आना, ये तो एक व्यापार हुआ राजनीति का। जी, तो फिर राजनीति में जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर कैसे मानव सेवा, कैसे जन सेवा हो पाएगी? कैसे हम मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, कोई अच्छे कार्य करेंगे? नहीं, राजनीति में अच्छे लोग भी आएंगे और वो अच्छे लोग मेरी नज़र में हैं और मुझे इतना अधिकार है उस अच्छे व्यक्ति पे कि मैं जैसे चाहूँगा अच्छे कार्य करा लूँगा। और जब अच्छे काम नहीं करेंगे जो व्यक्ति, हम आपका नाम तो ओपन नहीं करेंगे, हो सकता है आप भी जानते होंगे और सुनने वाले भी समझेंगे, वो मेरे कहने अनुसार अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें सत्ता का कोई ऐसा लालच नहीं कि मैं किसी के साथ रहूं। पूर्व में मैं राजनीति में रहा हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विधायक एमएलए के मैं पीछे रहूं, मुझे राजनीति से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं अच्छे काम उनसे जबरदस्ती करा लूंगा। बिल्कुल। तो जो सोच आपकी है, क्या वो सोच उस व्यक्ति में है जिस पर आप उम्मीद कर रहे हैं? जिस व्यक्ति में मैं उम्मीद कर रहा हूं उसकी सोच मैच कर रही है हमसे, तभी मैं उम्मीद कर रहा हूं। जिस दिन मैच नहीं करेगी मैं साथ छोड़ दूंगा। आप जितनी क्षमता उनमें है कि वो मतलब किसी गरीब व्यक्ति की जमीन लौटा सकते हैं, 35 लाख की प्रॉपर्टी दे सकते हैं, गरीब बेटी की शादी कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने क्षमताएं उनकी नापी हैं, अच्छी क्षमतावान है और ऐसी क्षमताओं की, अच्छी क्षमताओं के धनी है। रही बात जिसको मैं साथ दे रहा हूँ, छोटा भाई जैसा है, अगर कुछ चीज समझेगा तो ठीक, नहीं समझाएंगे। जी, मौत का हाईवे को लेकर के आपके जिले में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। उस विषय पे यदि आपका शोध हो, इस समय हमारे साधु संत उसके लिए कहीं ना कहीं अनशन पर बैठे हैं। न जाने कितने गायों की मौत होती है, न जाने कितने लोगों का परिवार वहाँ उजड़ गया है। उस पर कभी विचार आपने किया? उस पर विचार तो कई बार आया है, लेकिन मैं असमर्थ हूँ, उसमें कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा। लेकिन ये तो इतना गलत हो रहा है, किसी के 20-25 साल के पले हुए बच्चे 20 मिनट में चले जाते हैं। इतना खतरनाक हाईवे है। मेरे साधु संत इस बात की पहल कर रहे हैं और मैं विपक्ष का होने के नाते मैं अपनी बात रख करके मैं इस पर भी कुछ विचार करूंगा और इस पर जल्द से जल्द कुछ होना चाहिए। कई लोगों के घर उजड़ गए, ताले लगे के लगे रह गए। इस बात पर मुझे बहुत खेद है। जब मैं भिंड महंगाओं से ग्वालियर आता हूँ, लौट के जाता हूँ, तब तक घर वालों को भी चिंता रहती है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे भी चिंता रहती है इस बात की। जी, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे। आप क्षत्रिय हैं क्योंकि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, लोगों को जीवन दान दे रहे हैं। आप सही मायने में
देखा जाए तो क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होना चाहिए, जो आप कर रहे हैं वो होना चाहिए कि या वो होना चाहिए कि जो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव की भावना फैलाए? नहीं, ये तो जहर है। छुआछूत, जातिवाद की भावना फैलाना क्षत्रिय का सही धर्म है कि जो मदद के लिए व्यक्ति जरूरत है उसकी मदद करे। लेकिन हालांकि आप सक्षम नहीं है, जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, मदद नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, मदद ना करे, लेकिन परेशान भी नहीं करे, किसी के साथ अन्याय नहीं करे। इतना तो कर ही सकते। हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो अन्याय तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। मेरा उद्देश्य ये है कि जितना हो सके व्यक्ति की मदद करना चाहिए। और देश सुधारने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपना पड़ोस सुधारना चाहिए। पड़ोस यदि एक दूसरे ने संभाल लिया तो देश सुधर जाएगा। बिल्कुल, ऐसी मेरी विचारधारा है। पड़ोसी घर जैसा होता है। बिल्कुल। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज के इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। महंगाओं के सफल जनसेवक के रूप में आज हरिओम भदौरिया को हमने आपके बीच में रखा है। इनसे आपके जो भी प्रश्न हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, और फिर किसी पॉडकास्ट में हम फिर हरिओम भदौरिया जी को लेकर आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। इनकी परोपकार भावना को देखकर कैसा लगा हमें लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद पाल साहब, आपने जो मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू।